Welcome students. Today I am going to discuss partnership dissolution concept. आज हम आपके सामने में साझेदारी के समापन से संबंधित विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सैद्धांतिक या थियोरेटिकल एस्पेक्ट को आज हम अपने वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है। निश्चित रूप से पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप अपने दुकान को ले लीजिए, आप उसको बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो क्या कीजिए। निश्चित रूप से दुकान के एक एक चीज को निकाल करके उससे पैसा रियलाइज कर लीजिएगा, सेल कर लीजिएगा, और जो पैसा निकल करके आता है, अगर दुकान का कोई ड्यूज है तो उससे पेमेंट कीजिएगा, एक्सपेंसेस अगर इस टर्म में होता है तो उसका पेमेंट कीजिएगा। अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग है इतना सब कुछ करने के बाद तो फिर मालिक अपने घर ले जाएगा। और अगर पैसे की कमी पड़ गई तो चूंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप में, मतलब एज मच एज लायबिलिटी राइजेस लायबिलिटी विल बी पेड बाय द ओनर, तो ऐसी स्थिति में मालिक के द्वारा उस कमी को पूरा किया जाएगा। ये हमारा एकल व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस का भी फीचर है, विशेषता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी सेम कंसिडरेशन है, वही विचार है, वही स्थिति है। इन बातों के कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस भी हम बंद करना चाहते हैं तो बंद वन नाइट शो नहीं है, एक रात के लिए बंद नहीं करना है, शटर गिरा के ताला बंद करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि फॉरएवर बंद करना है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी जितने भी बिजनेस की संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, सबको हम रियलाइज कर लेंगे। कैश बैलेंस है, एसेट्स रियलाइज से जो पैसा आया उससे एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाहरी दायित्वों का पेमेंट करेंगे। फिर जो पैसा बच जाता है पार्टनर्स उस पैसे को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर डेफिशिएंसी या कमी आती है तो पार्टनर्स विल रिस्पॉन्सिबल टू कवर अप सच डेफिशिएंसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये स्थिति पार्टनरशिप की भी है। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटी फॉरएवर, हमेशा के लिए बंद कर देना है, एक रात के लिए नहीं बंद करना है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे में रीजन क्या है, क्यों आखिर पार्टनरशिप बिजनेस का डिसोल्यूशन होता है। निश्चित रूप से पार्टनरशिप में बहुत सारे कंडीशंस हैं, रीजंस हैं, कारण हैं, जिससे कि पार्टनरशिप का अंत हो जाता है। तो रीजंस बिहाइंड डिसोल्यूशन क्या है, अब हम इसकी जानकारी आपके सामने देने जा रहे हैं। सो मेनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस एग्रीमेंट से होता है। एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर अगर मिनिमम से कम आ जाता है या नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब भी पार्टनरशिप का एंड होगा, अंत होगा। पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टनर एक रीजन है। इफ less to minimum number or more to maximum, ये एक रीजन है पार्टनरशिप बिजनेस के अंत होने का। दूसरा कारण है कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिस मकसद से पार्टनरशिप बिजनेस बना था वो मकसद पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, तभी पार्टनरशिप काम हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कभी कभी पार्टनरशिप सर्टेन पीरियड के लिए बनता है, तो अगर वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तभी पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ पीरियड। और टेन्योर, किसी निश्चित अवधि के लिए पार्टनरशिप बना है, वो निश्चित अवधि पूरी हो जाती है तभी पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा।
इसी तरीके से कंटिन्यूअस लॉस, बिजनेस में अगर लगातार घाटा हो रहा है, तो निश्चित रूप से पार्टनर नहीं चाहेगा, कोई भी पार्टनर नहीं चाहेगा ऐसे बिजनेस को जीवित रखने के लिए, और इस कारण से भी पार्टनरशिप बंद हो जाता है। इलीगल एक्ट्स, पार्टनरशिप लीगल एक्ट से स्टार्ट होता है और चलता है। अगर उसमें कोई इलीगल एक्ट शामिल हो जाता है आगे चल करके, तो ऐसी स्थिति में या किसी विदेशी शत्रु से उसका संबंध हो जाता है या कोई गैर कानूनी काम वो करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर की संख्या 2 और मोर पर्सन्स होते हैं। हर एक का विचार हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर के आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कन्फ्लिक्ट होगा पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा हम जानते हैं पार्टनरशिप के लिए जरूरी है, एग्रीमेंट के लिए जरूरी है, सॉल्वेंट पर्सन होना चाहिए। सॉल्वेंट पर्सन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस था, लेकिन बाद में चल करके कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी में आ जाता है, तब भी पार्टनरशिप का अंत हो जाएगा, जिसको हम इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर के भी नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे कारण हैं। इन सभी कारणों को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में बांटते हैं, और वो भी दो पार्ट कब हुआ है, तो ड्यूरिंग ईयर 1900। चूंकि 1900 ईयर में इंग्लैंड का एक फर्म था जिसमें 3 पार्टनर थे। एक इंसॉल्वेंट हो जाता है, और इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कमी जो होती है, डेफिशिएंसी इन देयर कैपिटल जो होता है, रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर को पूरा करना था। उसमें से जो 2 सॉल्वेंट पार्टनर थे, एक का कैपिटल सफिशिएंट था टू कवर अप इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल डेफिशिएंसी, उसमें अपना हिस्सा से वो आसानी से पूरा कर पा रहा था, लेकिन दूसरा पार्टनर जो बचा हुआ था वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल डेफिशिएंसी को कवर अप करने के पोजीशन में नहीं था, उसका कैपिटल अमाउंट बिजनेस में उससे कम थी। ये चीज उसको जस्टिफाइड नहीं लगा कि उसके कारण से, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कमी के कारण से उसे घर से लाना पड़ रहा है, और जबकि एक दूसरा पार्टनर घर ले जा रहा है। उसने मुकदमा कर दिया, और ये केस वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ गार्डनर वर्सेस मरे के नाम से, और इस पर जो डिसीजन आया वो गार्डनर वर्सेस मरे रूल के नाम से जाना जाता है। और ड्यूरिंग 1900 में इंग्लैंड के पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा हुआ था, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। इस रूल से रिलेटेड अकाउंटिंग में भी फर्क आ गया, और ड्यूरिंग 1900 में इस तरीके से डिसोल्यूशन अकाउंटिंग 2 पार्ट में बट गया, एक सिंपल डिसोल्यूशन और दूसरा इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी कंडीशन आता है, बाकी जितने भी कारण हैं वो सभी कारण सिंपल डिसोल्यूशन अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अकाउंटिंग जो है वो 2 पार्ट में बट गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डिसोल्यूशन एक्टिविटी में क्या काम शामिल किया जाता है, कौन कौन से क्रियाकलाप हमको समापन के समय में करने पड़ते हैं। निश्चित रूप से ये एक्टिविटी जो है 2 से रिलेटेड है। एक एक्टिविटी रिलेटेड टू एसेट्स है, और दूसरा एक्टिविटी रिलेटेड टू लायबिलिटीज। संपत्तियों को रियलाइज करना है पैसा, और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। जैसा कि बतलाया, अगर उसके बाद बचता है एक्सपेंसेस लायबिलिटीज के पेमेंट के बाद, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, घटेगा तो पार्टनर्स कवर अप करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रियलाइजेशन और पेमेंट जो करेगा, ये जो इससे रिलेटेड रियलाइजेशन और पेमेंट जो करेगा, कौन करेगा? बाय होम, किसके द्वारा किया जाएगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
आप जानते हैं भाइयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ आपसी मतभेद आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भाई उसको अपने समझ से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो उस स्थिति में कौन सॉल्व करता है? निश्चित रूप से जो 5 बुजुर्ग आदमी होते हैं जिसको पंच कहते हैं, उसके द्वारा उसके प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने जिम्मे में लिया जाता है। एग्जैक्टली पार्टनरशिप बिजनेस में भी अगर पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप का अंत हो रहा है तो अल्टीमेटली कारण कुछ भी होगा, हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट का रीजन ले लेता है। तो हम देखते हैं ऐसी स्थिति में अगर पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, तो कोई भी पार्टनर कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, दूसरा उसको जरूर कहेगा बेईमान है, चोर है, मतलब अपोज करेगा। इस कारण से कोई पार्टनर के द्वारा इंसॉल्वेंसी के एक्टिविटीज को, एसेट्स का रियलाइजेशन और पेमेंट का काम नहीं किया जा सकता है। इसके कारण से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, समापन के समय में एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है और ऐसे एक्सपर्ट को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर के पद के रूप में जानते हैं। निश्चित रूप से किसी पार्टनर या इस पार्टनरशिप बिजनेस का कोई रिलेटिव नहीं होता, एकदम एक्सटर्नल आदमी होता है, बाहर का आदमी होता है। तो इसके रियलाइजेशन के काम को करने के लिए कौन अपॉइंट किया गया? एक्सपर्ट। और वो एक्सपर्ट कौन होगा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या ऑडिटर होगा। उसके द्वारा मोस्टली एसेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइजेशन पेमेंट का काम किया जाता है। लेकिन वहीं पर अब बात फिर वापस करते हैं भाइयों के बीच की बात, तो कुछ इंटरनल फैक्ट्स होता है, कुछ ऐसी आंतरिक बातें होती हैं जिसका निपटारा किसी भी हालत में भाई के द्वारा आपस में ही किया जाता है, उसको बाहर एक्सपोज नहीं, बाहर नहीं जाने देना चाहता है। एग्जैक्टली पार्टनरशिप बिजनेस में भी कुछ ऐसे ट्रिक और टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों के बीच में ये बात जाए। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में उसका निपटारा, उसका रियलाइजेशन और पेमेंट, ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज का रियलाइजेशन और पेमेंट पार्टनर्स के द्वारा खुद किया जाएगा। रियलाइजेशन बाय होम में दोनों पार्टी की बात आ गई। कुछ एसेट्स लायबिलिटीज पार्टनर रियलाइज करेगा और कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज बाहरी आदमी रियलाइज और पेमेंट करेगा। निश्चित रूप से बाहर के आदमी से रिलेटेड जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसे हम एक्सटर्नल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का नाम देंगे। और जो पार्टनर से रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटी है हम उसे इंटरनल एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम देंगे। तो अब हमारे लिए आवश्यकता इस बात को जानने का है कि आखिर इंटरनल एसेट्स और इंटरनल लायबिलिटीज में, एक्सटर्नल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन कौन सा आइटम शामिल किया जाता है। जब तक कि हम विस्तार से इन बातों को नहीं जानेंगे, डिसोल्यूशन एक्टिविटी या डिसोल्यूशन अकाउंटिंग हम नहीं अच्छे से कर पाते। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि एक्सटर्नल एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स होता है। निश्चित रूप से बिजनेस में जितनी भी संपत्तियां हैं किसी पर्टिकुलर पार्टनर का जनरली नहीं है, इसलिए ऑल आर एक्सटर्नल एसेट्स ट्रीटेड एज एक्सटर्नल एसेट्स। और वहीं पर क्लियरली किसी पार्टनर के नाम के साथ किसी एसेट्स को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ए पार्टनर, और लिख दे क्वेश्चन में, बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में एज बिल्डिंग, एज मशीन, तब तो उस कंडीशन में एज लोन, तो इस कंडीशन में वो निश्चित रूप से हमारा इंटरनल नेचर का हो गया, पार्टनर से रिलेटेड हो गया। जस्ट बिल्डिंग है, इसका मतलब पूरे बिजनेस का है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं है, एक्सटर्नल नेचर का माना जाएगा। एक्सटर्नल मीन्स directly not related। to partner। जैसे बतलाए बिल्डिंग से लेकर के मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। बीआर, डेस्कटॉप, डेटर्स एक्सेट्रा। और यहीं पर इंटरनल एसेट्स की बात करें, नाम से क्लियर है, आंतरिक मतलब डायरेक्ट जिसका संबंध पार्टनर से है, डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्टनर, एकदम सीधा साझेदार से संबंध।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए इज बिल्डिंग ले लें, जबकि ए इज पार्टनर, समझने के लिए लिख दे रहे हैं ए इज पार्टनर ऑफ बिजनेस। तो ऐसी स्थिति में ये जो है हमारा इंटरनल नेचर का एसेट्स। इसी तरीके से लायबिलिटीज की बात करें, एक्सटर्नल नेचर का लायबिलिटी कौन कौन सा है? जिसमें पार्टनर का कोई संबंध नहीं है, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सिंपली लोन है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सब एक्सटर्नल नेचर का है। और जस्ट अपोजिट इंटरनल लायबिलिटीज में क्या है? कैपिटल है, रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आएगा। इंटरनल लायबिलिटीज में अगर लिख दे एज लोन और ए इज पार्टनर, तो इसका मतलब ये कैसा है? इंटरनल लायबिलिटी। और यहीं पर अगर एज वाइफ लोन लिख देता है तो ए इज पार्टनर, एज वाइफ इज नॉट पार्टनर, दैट्स व्हाई एज वाइफ लोन इज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम ये समझ करके रखते हैं तो अकाउंटिंग बहुत आसान होगा और बिल्कुल सही बनेगा। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर निश्चित रूप से हम आए दिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम गलती करते रहेंगे। इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट लेने के बाद अब जानकारी की जरूरत होती है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग का दो प्रोसेस है, एक है रियलाइजेशन मेथड, और दूसरा है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रियलाइजेशन मेथड अगर बोलता है तो इस कंडीशन में हमारा पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। निश्चित रूप से एक्सटर्नल नेचर के एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड ये हमारा अकाउंट है। निश्चित रूप से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर या एक्सपर्ट है उसके कामों के लिए ये अकाउंटिंग बनाई जाती है। इसके बाद पार्टनर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग जो यहाँ बनाई जाती है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, और पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन और इसके सपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ कैपिटल, दोनों की जानकारी हम आपको विस्तार से आने वाले वीडियो में देंगे। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की भी जानकारी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके जानकारी के बिना निश्चित रूप से आगे के प्रॉब्लम को बनाने में हमें जगह जगह पर प्रॉब्लम आता रहेगा। इस कारण से ये जो बेसिक और कंसेप्ट की बातें आज हम बतलाए हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अकाउंटिंग से रिलेटेड, इसको जरूर बार बार देखना, सुनना, समझना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग अकाउंटिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा हमारा वो सिंपल डिसोल्यूशन अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। इसकी हम विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। न सिर्फ उसके प्रोसेस और कंसेप्ट की जानकारी देंगे, साथ ही साथ उसके अंदर में अकाउंटिंग कैसे किया जाता है व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हुए हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, साथ ही साथ
आवश्यक रूप से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।